नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीटी पीटी या पीआरटी वाला, जिसकी आगे अप्रैल में होने की संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं और सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी इससे पहले के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो वो हमने कंप्लीट किए थे आपके साहित्य से। हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन ज्वाइन को लिया है क्योंकि साहित्य वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। और हम अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी जो वीडियो है वो मिल जाएंगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है संधि अंगानाम संख्या अस्ति। संधि के जो अंग हैं इनकी संख्या होती है चतुष्षष्टि, सप्तति, षष्ठी या फिर अशीति। वैसे तो आप सभी को पता है कि संधि हिंदी में अगर हम देखें तो वैसे 3 है, स्वर व्यंजन विसर्ग संधि। संधि क्या है, अगर हम यहाँ पर नाटक जो है उसके अनुसार इसको लेकर जाएं तो मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन, ये 5 संधि मानी गई है। अब संधि के अगर हम अंगों को देखें तो इनकी जो संख्या है ये 64 मानी गई है। तो अंगों की संख्या कितनी है? चतुष्षष्टि, 64 इनकी संख्या होती है। और 10 रूपक जो उसमें आपको इनके बारे में देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि 5 जो संध्या की हमने बात की, अब ये 5 जो संध्या है ये कैसे बनती है तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। अंतर एक आर्थ संबंध है, संधिर एक अन्वेषति, एकेन प्रयोजन अन्विता नाम, कथांसा नाम, अवान्तर एक प्रयोजन संबंध है संधि। मतलब बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य नामक 5 अर्थ प्रकृतियां जब क्रम से है आरंभ, यत्न, प्राप्ति, आशा, नियताप्ति तथा फलागम नामक 5 कार्यावस्थाओं से मिलती हैं, तब क्रम से मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन या उपसंहृति नामक 5 जो संधियां हैं ये बनती हैं। और इसमें देख सकते हैं पंच जो अर्थ प्रकृतियां हैं, बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य, 5 ही कार्य की अवस्थाएं हैं, आरंभ, यत्न, प्राप्ति, आशा, नियताप्ति और फलागम। तो इन दोनों के मिलने से पंच अर्थ प्रकृतियों के 5 कार्य की अवस्थाओं से ही संधियों का निर्माण हुआ है। जैसे बीज और आरंभ के मिलने से मुख संधि का निर्माण हुआ है, बीज और यत्न के मिलने से प्रतिमुख का निर्माण हुआ है, पताका और प्राप्ति आशा के मिलने से गर्भ संधि का निर्माण हुआ है, प्रक्रिया और नियताप्ति के मिलने से अवमर्श संधि का निर्माण हुआ है, कार्य और फल आगम के मिलने से उपसंहृति या फिर निर्वहन कह सकते हैं, इस संधि का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से जो 5 संधियां हैं इनका निर्माण ये होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, नाट्य लक्षण है। धनंजय उक्तवान नाट्यम भिन्न उच्चे एकम समाराधनम नटस्य कर्म नाटकम अनुकरणम नाट्यम या अवस्थानुकृति नाट्यम। तो नाट्य लक्षण है धनंजय उक्तवान। तो इनके धनंजय जो है इनके द्वारा कहे गए हैं नाट्य लक्षण कौन सा है? ये वाला, अवस्था अनुकृति नाट्यम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है मुख संधो अर्थ प्रकृति भवती। मुख संधि में अर्थ प्रकृतियां हैं। अर्थ प्रकृतियां जैसे कि अभी हमने अपने क्वेश्चन में बताया तो ये 5 होती है। अब इसमें देखें तो सी आंसर कौन सा रहेगा हमारा, और सी आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। तो मुख संधि जहाँ आ जाएगी ये इसमें बनेगी बीज में। तो मुख संधि में बीज नामक अर्थ प्रकृति होती है, और प्रतिमुख संधि में बिंदु, पताका, गर्भ संधि में प्रक्रिया, विमर्श में कार्य नामक अर्थ प्रकृति निर्वहन संधि में होती है, जैसे कि ऊपर हमने उसमें पढ़ा था। मतलब 5 अर्थ प्रकृति से किसका निर्माण होता है। तो ये यहाँ पर वही है जैसे कि हमने आपको बताया था। मतलब 5 अर्थ प्रकृतियाँ 5 कार्य की अवस्थाओं के मिलने से जो ये आपकी संधि जो इनका निर्माण होता है तो ये वही है। तो ये बीज जो है बीज संधि मतलब बीज ये जो है मुख संधि इससे बना है 5 अर्थ प्रकृतियों के मिलने से। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, त्रिपताका कार्यन समार्चेत मंचोपरी अपवारितम, जनांतिकम, आकाशभाषितम या फिर स्वगतम। क्या कहा जाता है इसको? और इसको कहा जाता है जनांतिकम, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दी गई है।
नेक्स्ट आ जाता है उचित क्रम। अब इनका जो यहाँ पर सही क्रम जो है वो बताना है। सही क्रम कौन सा है, तो सही क्रम कौन सा है, बीज बिंदु, पताका प्रक्रिया और कार्य। तो यही बताया था हमने आपको 5 अर्थ प्रकृतियों का क्रम, बीज बिंदु, पताका प्रक्रिया और कार्य। नेक्स्ट है आकाशभाषित पात्र संख्या होती है। आकाशभाषित जो होता है इसमें पात्रों की संख्या होती है। पात्रों की संख्या कितनी होती है, तो एक ही होता है। तो जो है जैसे जब अभिज्ञान शकुंतला में आया था इसके बारे में, जब महर्षि कर्णव जयसोम तीर्थ गए हुए थे शकुंतला के अनिष्ट का निवारण करने के लिए, और रास्ते में आ रहे होते हैं तो आकाशवाणी होती है कि और उन्हें सूचना देती है कि तुम्हारी पुत्री जो उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया है वो गर्भवती भी हो गई है। तो इस प्रकार के जो है आकाशवाणी हुई थी ये। तो आकाशभाषित जो पात्रों की संख्या जो है इसमें एक ही मानी गई है। अगला क्वेश्चन है विक्रम उर्वशी से। विक्रम उर्वशी जो इसमें विदूषक है माणवक, मैत्रेय, वसंतक या फिर माधव्य। तो विक्रम उर्वशी में विदूषक है, कौन है विदूषक, ये वाले। तो माणवक है इसमें विदूषक। राजा पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा है इसमें। ये भी आपका पहले स्टार्ट का एग्जाम हुआ था, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें उस समय जो है नायक और नायिका के बारे में पूछा गया था, विक्रम और उर्वशी। तो बहुत सारे यहाँ पर विक्रम ही हो सकता है करके आए हो। तो ये थे पुरूरवा, इनको कह देते हैं विक्रम। तो राजा पुरूरवा और उर्वशी इनकी प्रेम कथा है इसमें। और ये इसमें हो जाएंगे विदूषक। बाकी ये 3 वाले हमने कल भी बताए थे आपको, आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं इनके बारे में, क्योंकि हमने कल वाली वीडियो में भी बताया था इनके बारे में। नेक्स्ट आ जाता है पृथ्वीराज विजय है। ये किन की रचना है, वस्तुपाल, माधवाचार्य, चंड कवि या सोमनाथ की। पृथ्वीराज विजय तो रचना है। अब रचना किन की है, तो ये चंड कवि की है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं। और 1200 ईस्वी की है, 1200 ईस्वी की। और ये सोमनाथ जो यहाँ पर आए हैं इसमें, इनकी थी पंडित आराध्यम चरित। पंडित आराध्यम चरित थी इनके द्वारा रचित 1150 ईस्वी में, 1150 ईस्वी की। और ये वस्तुपाल इनकी है नर नारायण नंद। नर नारायण नंद ये इनकी है वस्तुपाल की। इनका जो समय माना गया है ये वाला 1220 ईस्वी का। और ये माधवाचार्य तो इनकी थी यमक भारत, ये वाली यमक भारत, यमक भारत ये वाली थी इनकी। और समय जो है इनका 1225 था, 1225 ईस्वी का। तो उस समय इनकी सारों की ये रचना हुई थी, अलग अलग जो है ये आचार्य जो है इन्होंने अपने अनुसार। अगला क्वेश्चन आ जाता है महावीर चरित। यहाँ पर रचना है कालिदास, भवभूति, शूद्रक या फिर आशव घोष की। तो महावीर चरित यहाँ पर किन की रचना है, और ये रचना है भवभूति की, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिए गए हैं। 7 अंक है इसमें। और पूर्वार्ध की कथा है इसमें। अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रियदर्शिका। नाटक जो इसके नायक है, वस्तु मित्र, मित्र वस्तु, उदयन या फिर दृढ़। प्रियदर्शिका नाटक के नायक है। अब प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये जो 3 जो है यहाँ पर ये इसमें तो नायक पूछा गया है। तो नायक तो जो इसमें उदयन है। और जो श्रीहर्ष जवन के द्वारा रचित है। प्रियदर्शिका भी ये नाटिका है, रत्नावली भी नाटिका है। नाटिका जो होती है उसमें 4 अंक होते हैं। और नागानंद नाटक है। तो ये तीनों जो है श्रीहर्ष ने लिखे थे। इसमें उदयन और प्रियदर्शिका इसकी प्रेम कथा है। अगला क्वेश्चन आ जाता है नागानंद जो है इनके नायक के नाम है। अब नागानंद में नायक के नाम कौन है ये भी इन्हीं के द्वारा रचित है, श्रीहर्ष के द्वारा नागानंद नाटक है ही। तो इसमें जो है ये जिमतवान है, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिए गए हैं। कितने अंक हैं इसमें, अंकों की बात करें तो इसमें 5 अंक हैं। तो इसमें जिमतवाहन जो है ये जिमतवाहन नामक जो विद्याधर था, राजकुमार का अपनी बलि देकर शंखचूड़ नामक सर्प को गरुड़ से बचाने का वर्णन है। तो अपने
जो है ये अपना शरीर देकर सांप को बचाता है गरुड़ के हमले से। तो इसके बारे में कथा है ये, और वीर रस में रहेगी ये। अगला क्वेश्चन आ जाता है, नागानंद जो है इसके नायिका कौन थी? अब नायक तो हमने देख ही लिए। अब नायिका इसमें इरावती है, वायु लक्ष्मी है, मल्यवती या फिर मद्रिका। अब कौन है इसमें? इसमें देखें तो ये जो मल्यवती जो है ऑप्शन बी वाली, तो ये है इसकी नायिका। नेक्स्ट है प्रबोध चंद्रोदय, ये किन का नाटक है? राजशेखर का है, दिगनाग का है, कृष्ण मिश्र का है या मुरारी कवि का है? अब प्रबोध चंद्रोदय किन का है? प्रबोध चंद्रोदय की बात करें तो ये जो ऑप्शन बी में आए हैं यहाँ पर कृष्ण मिश्र, इनका है नाटक है और 6 अंकों में है। और राजशेखर इनका बाल रामायण है, दिगनाग की गोंदमाला है और मुरारी का अनुराग राग। तो इस प्रकार से रचनाएं इन्होंने लिखी है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, नाट्य शास्त्र यहाँ पर रचना है। अब नाट्य शास्त्र किनका है? भरतमुनि, विश्वनाथ, मम्मट या जगन्नाथ, किनका है नाट्य शास्त्री? तो नाट्य शास्त्र की अगर हम बात करें तो आचार्य जो भरतमुनि हुए हैं, तो इनके द्वारा रचित है ये नाट्य शास्त्र। पंचम वेद इसको कहा गया है और अध्यायों में है 36 अध्याय है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो 36 अध्याय हैं इसमें। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर नाटकों में जो विस्कंबक है इसका प्रयोग होता है। अब प्रारंभ में होता है, अंत में, मध्य में या कहीं पर। नाटक में विस्कंबक का प्रयोग होता है, कहाँ पर होता है? और ये होगा प्रारंभ में। जैसे ये महाकवि कालिदास इनके द्वारा जो रचित है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो इसके तृतीय जो अंक है, तृतीय अंक का लास्ट और चतुर्थ का शुरुआत, इसमें विस्कंबक का प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नाटकों में प्रवेशक की भाषा होती है संस्कृत, प्राकृत, संस्कृत और प्राकृत दोनों या कोई भी नहीं? तो नाटकों में प्रवेशक की भाषा होती है और ये मानी गई है प्राकृत, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है। और निम्न कोटि के पात्र होते हैं इसमें, जैसे कि इसमें रक्षी आया था, धीवर आया था, एक श्यामल आया था। और ये जो जैसे कि प्रवेशक जो है ये 2 अंकों के बीच में आता है, मतलब शुरुआत में नहीं आता ये। और क्वेश्चन है, सभी रूपकों का सामान्य लक्षण किस रूपक के समान है? भाण, प्रहसन, प्रकरण या फिर नाटक के समान? तो सभी रूपकों का सामान्य लक्षण किस रूपक के समान है? और इसमें अगर हम देखें तो सही आंसर जो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, मतलब जो नाटक है। तो सभी रूपकों का सामान्य लक्षण जिस रूपक के समान है वह नाटक होगा। और रूपक के कितने भेद होते हैं? 10। नाटक, प्रकरण, भाण, वियोग, समकालीन, यह मृगांक, विधि। तो यह वाले नाटक के जो है ये 10 होते हैं और रूपक के मतलब भेद, और उपरूपक के 18 होते हैं। तो और सभी रूपकों की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कितने हैं? 10 होते हैं रूपक के 10 भेद। नाटक, प्रकरण, भाण, वियोग, समकार, डिम, यमृग, अंक, विधि और प्रहसन। तो ये रूपक के 10 भेद माने गए हैं। और इसी प्रकार से उपरूपक है। उपरूपक जो इसके 18 माने गए हैं। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्य, रासक, प्रस्थान, उल्लाप्य, ये ऊ है यहाँ पर, उल्लाप्य, काव्य, प्रेक्षण, रासक, समलापक, श्रीगदित, शिल्प विलासिका, दुर्मल्लिका, ये कणिका, हलीस, भणिका। तो ऐसे जो है ये 18 होते हैं। तो इस प्रकार से रूपक के 10 और उपरूपक जैन के 18 भेद माने गए हैं। नेक्स्ट है, संस्कृत नाट्य शास्त्र में रूपक के कितने भेद हैं? तो जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में बात ही की थी, रूपक जो है इसके 10 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, संस्कृत नाट्य शास्त्र में उपरूपक के कितने भेद होते हैं? तो उपरूपक जैसे कितने भेद होते हैं और उपरूपक जैसे के 18 भेद होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से किसका मत है कि संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति स्वांगवाद से हुई है?
तो ये प्रोफेसर हिलब्रांड थे, स्टेन कोने थे, उपरोक्त दोनों, या डॉक्टर पिसेल थे। अब इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो हमारा सी वाला रहेगा, मतलब जो यहाँ पर इन दोनों को ही माना गया है, प्रोफेसर हिलब्रांड और स्टेनले कोन। तो इन्होंने बताया था कि लगभग जितने भी आपके नाटक महाकाव्य वगैरह जो भी कुछ लिखे गए हैं, या तो रामायण में से लिए गए हैं या फिर महाभारत में से। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर किसने यह विचार किया था कि पुतलिका नृत्य से नाटकों की उत्पत्ति हुई है? तो ये प्रोफेसर रिजवे, विंडीज, ल्यूडॉर्स या पिसेल। तो ये पुतलिका नृत्य से हुई है। जैसे पहले होते थे जो कार्टून जो होते थे उनको नचाते थे, तो वही है पुतलिकाएँ। तो ये मानने वाले थे डॉक्टर पिसेल। तो इन्होंने माना था कि पुतलिका नृत्य से नाटकों की उत्पत्ति हुई है। सूत्रम धारित इति सूत्रधार, मतलब जो सूत्र धागे को धारण करता है उसको ही कहा जाता है सूत्रधार, और वही फिर पकड़कर जा इन पुतलियों को नचाता है। तो इसका जो संबंध है ये डॉक्टर पिसेल से रहेगा, इन्होंने माना था ये। नेक्स्ट आ जाता है नाट्य शास्त्र, जैसे ये रचना है। अब नाट्य शास्त्र यहाँ पर रचना है किन की है? तो आचार्य जो भरतमुनि हुए हैं, तो इनकी है नाट्य शास्त्र, और अध्याय में है 36 अध्याय में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मूलतः बोध चरितम में जो सर्ग संख्या है इनका उल्लेख हमें मिलता है। तो ये जो बोध चरित जो इसमें कितने सर्ग हैं? और अशोक जैन के द्वारा रचित है बोध चरित, सुंदरानंद और सारिपुत्र पुराण। तो ये जो बोध चरित जो है इसमें 28 सर्ग माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है, बुद्ध चरित महाकाव्य में महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति का वर्णन किस सर्ग में हुआ था? 9वें में, 12वें, 14वें या फिर 16वें में? तो यहाँ पर बुद्ध चरित में महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति का जो ज्ञान यहाँ पर माना गया है, तो ये कौन से में हुआ था? और ये माना गया है 14वें सर्ग में। तो 9वां जो सर्ग था इसमें कुमार का अन्वेषण है। 12वें सर्ग में बुद्ध का अराण ऋषि के आश्रम में गमन और अराण ऋषि के द्वारा धर्मोपदेश, और 16वें सर्ग में अनेक शिष्यों के दीक्षित होने का वर्णन है। तो बुद्धत्व प्राप्ति का जो वर्णन हुआ था ये 14वें सर्ग में माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऋतु संहार, एक महाकाव्य, गद्य काव्य, गीति काव्य या फिर नाटक है। अब ऋतु संहार जो है यहाँ पर क्या है? ऋतु संहार की बात करें तो ये गीति काव्य है। महर्षि कालिदास इन्होंने 2 काव्य लिखे थे, गीति काव्य की श्रेणी में आ जाते हैं, जो मेघदूत और ये ऋतु संहार। ऋतु संहार इसमें 6 सर्ग है, मतलब 6 ऋतु, 6 ऋतु के बारे में है, तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। और 6 सर्ग है और 144 इसमें श्लोक है। तो इन 6 सर्गों में 6 ऋतुओं के बारे में बतलाया गया था। ग्रीष्म ऋतु है, जैसे वर्षा, फिर शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत। तो इनको जैसे जैसे आती हैं वैसे वैसे आप इनको याद रख सकते हैं। सबसे पहले आप जैसे गर्मी की ऋतु आ जाएगी, उसके बाद फिर वर्षा वाली आएगी, फिर सर्द वाली आ जाएगी, हेमंत आएगी, शिशिर आएगी, वसंत आएगी। तो इस प्रकार से जो इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गाथा सप्तशती, यहाँ पर रचना थी घटकरपर की, हल, अशोघोष या फिर सिद्धसेन दिवाकर की। अब जो गाथा सप्तशती जो यहाँ पर रचना है किनकी है? और ये रहेगी जो राजा हाल हुए हैं इनकी। और ये जो हॉल जो है इन्होंने इसकी जो रचना की थी ये उसमें की थी 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी, तो इसके लगभग की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है शिव शतक से। शिव शतकम जो इसके लेखक है सोमेश्वर, गोकुलनाथ, आनंदवर्धन या फिर गुलाल सिंह। और इसमें रहेगा ऑप्शन सी हमारा, मतलब जो ये गोकुलनाथ है। नेक्स्ट है स्वप्नवास दत्तम में कुल कितने अंक हैं? अब स्वप्नवास दत्तम महर्षि भास जो इन्होंने 13 नाटक जो लिखे थे, तो ये उसके अंतर्गत आता है। अब इसमें अंकों की संख्या कितनी है? तो अंकों की संख्या इसमें 6 है। स्वप्नवास दत्तम जो इसमें वसंतक जो है विदूषक का नाम था। इसमें जो मंत्री योगेंद्रायण है ये वासुदत्ता अग्नि में जलकर मर गई है। इस प्रकार के ये जो विवाद जो था, मतलब प्रवाद जो है, इसको फैलाकर उदयन का पद्मावती से विवाह कराता है और उदयन के अपहृत राज्य को दोबारा से प्राप्त करने का
इसमें वर्णन है। तो मतलब चाल चलता है ये, क्योंकि ये जो राजा उदयन है इनका अपनी प्रजा अपना राज्य जब उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, तो इस कारण से एक नाटक रचते हैं और जिससे इनका राज्य दोबारा से इन्हें मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रयाग प्रशस्ति। रचना है प्रवरसेन की, हरिसेन, हालयुद्ध या फिर मिर्सी बाणभट्ट की। अब प्रयाग प्रशस्ति जो है कि इनकी है और ये हरिसेन की है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के राज दरबारी कवि थे और प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का विस्तृत वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर विक्रम उर्वशी से। तो विक्रम उर्वशी जो इसके नायक हैं, विक्रमादित्य, विक्रम अग्निमित्र या फिर पुरूरवा। अब विक्रम उर्वशी के नायक हैं, अब नायक कौन है विक्रम उर्वशी के? तो ये पुरूरवा है, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिए गए हैं और 5 अंकों में है ये और त्रोटक है ये, त्रोटक है ये। नेक्स्ट आ जाता है राघव विलास। अब राघव विलास जो यहाँ पर रचना है, तो किन की रचना है? राजशेखर है, भरत है, कुंतक है या फिर आचार्य विश्वनाथ है। तो राघव विलास किन की रचना है? राघव विलास की बात करें तो ये जो आचार्य विश्वनाथ है तो इनकी रचना है और राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्यमीमांसा, बालमहल इनकी रचना की थी और ये आचार्य कुंतक इनका वक्रोक्ति है और वर्तमुनि का नाट्यशास्त्र हो जाएगा ये। नेक्स्ट है रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य है। अब रस के लिए किन्हें जान जाता है? तो रस संप्रदाय के लिए अगर हम बात करें तो आचार्य भरतमुनि जो है इन्हीं को जान जाता है रस के लिए। नाट्यशास्त्र में जो इन्होंने रस के बारे में बतलाया था। नेक्स्ट है काव्य अलंकार। तो काव्य अलंकार यहाँ पर किन की रचना है? दंडी, वामन, भामा या फिर आचार्य रुद्रन। तो काव्य अलंकार किन की रचना है? और ये जो आचार्य भामा जो है इनकी रचना है। नेक्स्ट है देशे देशे कल तराणी देशे देशे च बांधवा तम तो देशम न पश्यामि यत्र भ्रात्रा सहोदरः। ये श्लोक था और इसमें बतलाया गया था कलत्तर देश बंधु सहोदर भ्राता। तो मतलब इसमें जो है किन के बारे में बतलाया गया था और इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो सगे भाई जो होते हैं इनके बारे में बतलाया गया था। नेक्स्ट है स्वर्ग आरोहण काव्य जो है इसके रचनाकार कौन है? स्वर्ग आरोहण की। तो इनके पाणिनि है पतंजलि, वरुचि या फिर भर्तृहरि। तो ये जो वरुचि जो है इनके द्वारा रचित है स्वर्ग आरोहण, 4th शताब्दी का माना गया है। और वरुचि इनका दूसरा नाम क्या था? कात्यायन भी था। नेक्स्ट है जगराह पाठ्यम ऋग्वेदात। ये जो कथन है भरतमुनि, मम्मट, धनंजय या किसी का भी नहीं। तो किन का था ये? आचार्य जो भरतमुनि है, तो इन्हीं का है ये। नेक्स्ट है पंच उपास्य देवताओं में कौन से देवता शामिल होते हैं? अब पंच उपास्य जो देवता हैं, जो 5 देवताओं की उपासना होती है, तो कौन किन किन की होती है इसमें? गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती। तो इन्हीं की होती है इसमें। तो कौन सा हो जाएगा? यही वाला हो जाएगा इसमें, शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती। गणेश तो प्रथम पूज्य है ही, सबसे पहले इन्हीं की जब पूजन होता है जब आप नया काम शुरू करते हैं। भगवान शिव को क्या है? आदिदेव माना गया है। गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है और सूर्यदेव प्रातः स्मरणीय है और विष्णु पालन करता है और जो ये पार्वती है इनको क्या कहा गया है? आदिशक्ति कहा गया है। नेक्स्ट है स्वपन मादत्तम में स्वपन अंक है। अब स्वपन अंक इसमें कौन से वाला है? स्वपन अंक की अगर हम बात करें तो इसमें जो पंचम अंक है तो यही है इसमें। वैसे तो 6 हैं टोटल,
लेकिन पांचवा अंक जो है इसी को स्वपन अंक माना गया है, क्योंकि इसी में जो है उदयन का वासुदत्ता से स्वपन में मिलन होता है, श्रृंगार रस है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है प्रतिमा नाटक। अब प्रतिमा जो नाटक है इसमें कितने अंक हैं? प्रतिमा नाटक की बात करें तो इसमें 7 अंक है। उपजीव्य काव्य इसका रामायण रहेगा। नेक्स्ट है वसंतक। किस नाटक से संबंधित है? वसंतक किस में है? तो हमने आपको बताया था वसंतक जो है स्वपनवास दत्ता में विदूषक है। नेक्स्ट है नाटक में जो बात सुनने योग्य नहीं होती उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश, अपवादित, आत्मगत या फिर जनांतिक। और क्या कहा जाता है उसे? आत्मगत। मतलब जो कोई बात है किसी आप दूसरे को नहीं सुनाना चाहते हैं और अपने मन में ही उसे बड़बड़ाते हैं तो उसे कह देते हैं आत्मगत। मतलब जहाँ पर दूसरों को जो बात सुनाई नहीं देती। अश्रव्य मतलब जो सुनाई न दे। तो ये साहित्य दर्पण में जो है बताया था आचार्य विश्वनाथ ने 6ठे परिच्छेद में। नेक्स्ट आ जाता है नाटकों में भर्त वाक्य का प्रयोग होता है, प्रारंभ, मध्य, अंत या फिर कहीं पर भी। अब भर्त वाक्य क्या होता है अभी हमने आपको बताया था, एक नांदी होता है, एक भर्त वाक्य होता है। तो इसमें आया था कि नाट्यंते नाटक प्रोक्तम प्रजा मंगल सूचकम भर्ता नाम प्रियत वाच्य है तद वाक्य अभिधीयते। मतलब जो भर्त वाक्य जो होता है वो लास्ट में होता है नाटक के, अंत में होता है। जिस टाइम जो मतलब 7 अंक है तो 7वें अंक में होगा सबसे अंत में। और जो नंदी होती है वो शुरू में होता है, जब आप नए काम शुरुआत करते हैं, भगवान की देवताओं की स्तुति करते हैं, तो नंदी शुरुआत में और भर्त वाक्य अंत में होता है। नेक्स्ट आ जाता है सूत्रधार। नाटक के रूप में यह अभिनय करने के लिए है, आरंभ करने के लिए है, अभिनय का निर्देशन नियंत्रण करने के लिए, किसी काम के लिए भी नहीं है। अब सूत्रधार जो होता है वो क्या किस लिए होता है? तो यह है अभिनय का निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए। सूत्रम धारित सूत्रधार यही है। नेक्स्ट आ जाता है नाट्य शास्त्र में नंदी से अभिप्रेत है। अब नाट्य शास्त्र जो है इसमें नंदी होती है, अभी हमने आपको बताया नंदी, तो ये शुरू में होगी, शुरुआत में मंगलाचरण होता है। आज आशीर्वचन संयुक्तम स्तुति यस्मात् प्रयुज्यते देवद्विज निरपादि नाम तस्माद आनंदित इति संगीता। जहाँ देवता आनंदित होते हैं अपनी स्तुति के द्वारा, जिससे देवता प्रसन्न होते हैं, तो वही होती है नंदी। और नंदी सुर में होगी और मंगलाचरण है। या ये भी आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में बतलाया था इनके बारे में। नेक्स्ट है नाटक में कौन सा रस सर्वमान्य नहीं है? शांत, वीर, श्रृंगार या हास्य। तो नाटक में एक रस सर्वमान्य नहीं है, कौन सा? ये वाला। रस कितने हैं? वैसे तो 9 रस माने गए हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रोदन, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत रस। तो नाटक में शांत रस सर्वमान्य नहीं है। स्थायी भाव इसका निर्वेद रहेगा, जैसे श्रृंगार का रति होता है, वीर का उत्साह होता है, हास्य का स्थायी भाव काश होता है, ऐसे होते हैं ये भी। तो वैसे तो रस बहुत सारे हैं, 11 रस हैं, हिंदी के भी होते हैं क्योंकि भक्ति रस है जैसे, तो किसी का भी आ सकता है क्योंकि आपके एग्जाम में हिंदी भी आएगी। तो जैसे श्रृंगार रस है इसका रति स्थायी भाव हो जाएगा, हास्य का हास होता है स्थायी भाव, रौद्र का क्रोध है, करुण का शोक है, वीर रस का उत्साह है, अद्भुत का आश्चर्य है, विभत्स रस का घृणा जुगुप्सा होती है, भयानक का भय, नाम से भी आप याद रख सकते हैं, दोनों में भय भय आता है, शांत रस का निर्वेद रहेगा, वात्सल्य रस ये हिंदी में है तो वत्सल होता है, भक्ति रस ये भक्ति प्रति। तो वैसे तो आपके संस्कृत में तो 9 ही है, ये हिंदी वाले भी आ जाते हैं वैसे तो इस प्रकार से जो है ये रस और इनके स्थायी भाव ये होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नाटक जो होता है इसमें प्रवेशक का प्रयोग होता है। प्रवेशक का प्रयोग प्रारंभ, अंत, 2 अंकों के मध्य में, 4 अंकों के मध्य में होता है। तो प्रवेशक का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो इसका होता है 2 अंकों के मध्य में। प्रवेशक की भाषा प्राकृत होगी, नीच पत्थर होगा, 2 अंकों के मध्य के बीच में आता है और विस्कंभक के समान होता है। अन्य जो इसकी विशेषताएं हैं वो विस्कंभक के समान ही होती हैं।
नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कंचुकी की एक विशेषता नहीं है। अंतःपुर में जाने वाला वृद्ध, गुणवान ब्राह्मण, सब कार्यों को करने में कुशल, राजा का विश्वस्त मित्र। अब एक विशेषता नहीं है, कौन सा? ये वाला, राजा का विश्वस्त मित्र होना, तो एक कंचुकी की विशेषता नहीं है। अंतःपुर में जाने वाला वृद्ध, गुणवान ब्राह्मण, सब कार्यों को करने में कुशल, इसको माना गया है। तो इसके बारे में श्लोक भी है कि आचार्य भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र में बतलाया था। अंतःपुरचरः वृद्धः विप्रः गुण गण अन्वितः सर्व कार्यात् अर्थ कुशलः कंचुकीति अभिधीयते। मतलब अंतःपुर में जाने वाला, गण समूहों से विभूषित, समस्त दायित्वों के निर्वाह में निपुण, कुशल बूढ़े ब्राह्मण को कंचुकी कहते हैं। तो इसलिए राजा का विश्वस्त मित्र जो है कंचुकी विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाता है यवनिका। अब यवनिका शब्द का मतलब यवन देश की कन्या से है, पर्दे के पीछे, यवन सैनिक या पर्दे से है। अब यवनिका का मतलब क्या है? और यवनिका का अर्थ जो है पर्दे से लिया गया है। तो यवनिका का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ लिया जाएगा पर्दे से, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर रूपक चाहे रूपक का प्रकार नहीं है। मृच्छकटिका, महावीर चरितम, विक्रम उर्वशी या दस कुमार चरितम। तो रूपक का प्रकार नहीं है, कौन से वाला? ये वाला, 10 रूप का, और दंडी जैन के द्वारा रचित है। और मृच्छकटिकम, विक्रम उर्वशी, महावीर चरितम रूपक नामक नाटक के अंतर्गत आते हैं। रूपक के 10 वेद है, उपरूपक के 18, जो कि हमने शुरू में पढ़े थे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, योग सूत्र पर भाष्य लिखा है महर्षि वाल्मीकि, पाणिनि, व्यास या फिर शंकराचार्य। तो योग सूत्र पर जो भाष्य लिखा था किन्होंने लिखा था? और ये लिखा गया था जो व्यास जो है इनके द्वारा। योग सूत्र के रचयिता जो पतंजलि मुनि को माना गया है, और इनको योग शास्त्र के प्रणेता माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है व्यक्ति वेग के जो रचनाकार हैं, भोजराज, धनंजय, क्षेमेंद्र या फिर महीपट। तो व्यक्ति विवेक के रचनाकार कौन है? और ये माना गया है महीपट को। इनका एक ही ग्रंथ था ये। और व्यक्ति विवेक में कुल 3 विमर्श है, प्रत्येक मतलब 3 विमर्श है। और जो प्रथम विमर्श है इसमें ध्वनि के लक्षण, द्वितीय विमर्श में अनौचित्य का विवेचन, और तृतीय विमर्श में ध्वन्यालोक के लगभग 40 श्लोकों के उदाहरण हैं। तो व्यक्ति विवेक जो है इसमें कुल 3 विमर्श हैं। कितने हैं? 3 विमर्श। नेक्स्ट आ जाता है कैसिकी वृत्ति, श्रृंगार, वीर, रौद्र या अद्भुत। तो कैसिकी जो वृत्ति है ये होती है, और कैसिकी वृत्ति जो है इसको माना गया है श्रृंगार रस में, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नल चंपू के मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति हुई है? नल चंपू के मंगलाचरण में शिव, पार्वती, गणेश, सरस्वती या फिर किसी की भी नहीं। तो नल चंपू के मंगलाचरण में स्तुति जो है यहाँ पर मानी गई है, और शिव और पार्वती, शिव पार्वती तो इन्हीं की मानी थी। त्रिविक्रम भट्ट जैन के द्वारा रचित है नल चंपू, और जो है 7 उच्छ्वासों में है। तो इसमें राजा नल और दमयंती की जो प्रेम कथा वो दिखलाई गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विषम बाण लीला। तो यहाँ पर ये रचना है, विषम बाण लीला किन की रचना है? दंडी, भामा, आनंदवर्धन या रुद्रट, किन की है? तो ये आचार्य जो आनंदवर्धन है इनकी है। दंडी का 10 कुमार चरित है, भामा का काव्य अलंकार है। नेक्स्ट आ जाता है अवंती सुंदरी कथा। दंडी है बाणभट्ट, भट्टनारायण या अंबिका दत्त व्यास। तो अवंती सुंदरी कथा के जो लेखक हैं कौन है? तो यही है दंडी। 10 कुमार चरित, काव्यादर्श, छंदो विचित, कला परिच्छेद ये लिखे थे इन्होंने। नेक्स्ट आ जाता है मृच्छकटिकम किस कोटि का रूपक है? भाण, प्रकरण, प्रहसन या फिर वायु। तो मृच्छकटिकम क्या है? रूपक का दूसरा वेद जो होता है प्रकरण, तो वही है, और किस में है? 10 अंकों में है। तो इसमें जो ये निर्धन ब्राह्मण जो था चारुदत्त और वह संसेना,
नामक जो गणिका थी, मतलब वेश्या, तो इनकी प्रेम के बारे में वर्णन है इसमें। नेक्स्ट है किम कव्यतेन काव्येन किम कांडेन धनुष्मतः परस्य हृदय लग्नम न गुण्यति यत्शिरः पदम वाक्यम उद्धृतम्। तो ये श्लोक जो है उसके अंदर से लाइन यहाँ पर ली गई है और नल चंपू जो है उसमें से आई है, जो त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा रचित है। क्या इसमें कहा गया था कि कवि के उस काव्य से क्या लाभ और धनुर्धारी के उस बाण से क्या लाभ जो दूसरों के हृदय में लगकर उसके सिर को न घुमा दे, मतलब उसके अद्भुत चमत्कार से सिर को न हिला दे और बाण पक्ष में पीड़ा से सिर को न हिला दे। मतलब जैसे काव्य है, काव्य को सुनने से रस आना चाहिए, और ऐसे ही बाण है, बाण तो पीड़ा देने के लिए होता है, और जिसके लगने से दुख ना हो, तो ऐसा क्या बाण। नेक्स्ट है क्रोति कस्य न हलातम यथा कांतयु भारती। सुक्ति किस मतलब ग्रंथ से ली गई है, तो कहाँ से ली गई है, और इसका संबंध भी जो नल चंपू जो है उसमें से ली गई है। तो नल चंपू जो है उसमें से आई है। तो ये बी जाए, इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, नाटक में प्रवेशक का प्रयोग होता है, तो कहाँ पर होता है, अभी यह क्वेश्चन आया था, तो 2 अंकों के मध्य में। नेक्स्ट है नल चंपू जो है ये उच्छ्वासों में है। अब उच्छ्वासों की संख्या कितनी है, तो उच्छ्वासों की संख्या कितनी है, 7, तो 7 उच्छ्वास है इसमें। अगला क्वेश्चन आ जाता है सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है, और जब हम सूची 1 को 2 के साथ मिलान करेंगे तो सही आंसर ऑप्शन सी वाला बनेगा। इसमें मिलान करके देख सकते हैं आप कौन सा किसमें नायक है। जैसे किरात अर्जुनियम है, तो इसमें नायक कौन थे, यही थे प्रतिनायक के रूप में, ये किरात थे भगवान शिव। शिशुपाल वध में कौन है, तो श्री कृष्ण है, और ये शिशुपाल इसमें प्रतिनायक के रूप में है। वेणु संहार के नायक कौन है, तो इसमें भीम थे, और अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत है नायक। नेक्स्ट आ जाता है अर्थगौरव। अब अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध है कालिदास, भारवी, भास या फिर महाकवि माघ। तो अर्थगौरव के लिए भारवी जो इनको जाना जाता है, भारवी अर्थगौरव। उपमा कालिदास ऐसी है, उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थगौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संति प्रयोग गुणा। तो अर्थगौरव के लिए भारवी। अगला क्वेश्चन आ जाता है साहित्य जगत का उच्छिष्ट कहा गया है, बाणभट्ट, दंडी, श्रीहर्ष या सुबंधु। तो इनके बारे में भी एक पंक्ति आई थी, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये वाली। तो ये बाणभट्ट जैन के बारे में थी कि बाण से जो कुछ छूटा है वह इसी जगत के लोगों को प्राप्त हुआ है, इसलिए साहित्य जगत में बाण को उच्छिष्ट कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य दंडी से। आचार्य जो दंडी है इनकी कृति है, काव्यादर्श है, 10 कुमार चरितम है, अवंती सुंदरी कथा है, या कोई सी भी नहीं है। तो आचार्य दंडी की कृति है। अब इनकी कृति कौन से वाली है, तो इनकी कृति की अगर हम बात करें तो कौन सी वाली होगी यहाँ पर इसमें, तो ऑप्शन डी वाली, मतलब ये सभी जाइनी की है, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा और 10 कुमार चरितम। अगला क्वेश्चन आ जाता है पदलालित्य के लिए। अब पदलालित्य के लिए जान जाता है, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन आया था, आचार्य दंडी। नेक्स्ट है अगले सर्ग की कथा वस्तु कहाँ सूचित होती है, तो सर्ग के आरंभ में, मध्य में, बीच में, कहीं पर भी हो सकती है। तो जैसे आपने देखा भी होगा, जैसे नाटक देखते हैं, नाटक आता है तो उसमें क्या है, ऐड में क्या है, जो मतलब कल जो होना है वो दिखा देते हैं उसमें लास्ट में, तो वही होती है, मतलब सर्ग के अंत में। नेक्स्ट है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। अब श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा लिया गया है, तो कौन सा श्रृंगार रस का स्थायी भाव, रति को माना गया है, तो इसमें यही सी आंसर हमारा हो जाएगा। अब नाट्य शास्त्र जिसको कहा गया है, क्या कहा गया है, नाट्य शास्त्र 5वां वेद कहा गया है। नेक्स्ट है नंदी। अब नंदी ये प्रयुक्त होती है, नंदी कहाँ पर होती है, तो ये काव्य में है, चंपू है, गद्य है, या नाटक, कहाँ पर होती है नंदी, तो नाटक में होती है नंदी। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति यस्मात् प्रयुज्यते द्वे द्विज निरपादीनां तस्मात् नंदी इति संगीता।
तो मतलब जो नाटक के प्रारंभ में देव ब्रह्मण या राजा आदि की जो स्तुति करता है उसी को नंदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नल चंपू में जो रस आया है तो कौन सा रस है इसमें, क्योंकि राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा थी तो प्रेम कथा मतलब श्रृंगार रस है इसमें, तो यही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कालिदास जो थे ये किस राजा के आश्रय कवि थे, मतलब कहाँ पर किन के उसमें राजसभा में रहते थे, तो ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। तो ऐसा माना जाता है कि ज्योतिर्विद्याभरण में एक श्लोक उपलब्ध होता है जहाँ पर इनके बारे में बतलाया गया था कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो 9 रत्न थे, तो 9 रत्न जो थे उनमें से थे। जैसे अकबर के 9 रत्न आपने सुने होंगे, तो इसी प्रकार से चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य जो थे इनकी सभा में जो 9 रत्न थे तो ये उनमें से एक थे कालिदास। अगला क्वेश्चन है बृहद कथा से। बृहद कथा के लेखक है अंबिका दत्त व्यास, गुणाढ्य, प्रसेनजीत या फिर अगस्त्य मुनि। तो कौन है इसके, तो यही है गुणाढ्य की बृहद कथा, लोक कथा जो उसके अंतर्गत ये आती है। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से एक सही नहीं है। अब कौन से वाला सही नहीं है, सही नहीं है कौन सा, ये वाला राजतरंगिणी शिमेंद्र वाली, क्योंकि राजतरंगिणी जो इसकी थोड़ी नहीं थी, किन की थी, जो कल्हण जो है कल्हण की थी राजतरंगिणी, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि एक शिमेंद्र का क्या था, इनकी थी चित्तर भारत, चित्तर भारत, तो ये वाली थी इनकी। और कौन सी थी, कनक जानकी, कनक जानकी, कनक जानकी, एक ये वाली थी एक ये थी, तो ये 2 थी इनकी, शिमेंद्र की, और राजतरंगिणी जो ये कल्हण की है। और मृच्छकटिक शूद्रक की हो जाएगी विनसम भट्टनारायण की, और मुद्राक्षस विशाखादत्त। अगला क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र में नंदी से क्या अभिप्राय है। अब जैसे कि आपने क्वेश्चन आया था उसमें बात की थी, तो ये मंगलाचरण होता है। नेक्स्ट है राजा नल के जो महामंत्री थे इनका नाम क्या था, इनके मंत्री का क्या नाम था, मंत्री का जो नाम था सुरुतशील। नेक्स्ट आ जाता है विवश का जो स्थायी भाव है। अब विवश जो रस है इसका स्थायी भाव कौन सा होता है, इसका स्थायी भाव कौन सा है, जुगुप्सा, 9 रस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नल चंपू, नील चंपू के रचिता कौन है, तो त्रिविक्रम भट्ट, इनके द्वारा रचित है ये नल चंपू, 7 उच्छ्वासों में है ये। अगला क्वेश्चन आ जाता है नल चंपू काव्य की जो नायिका है, रूपवती है, दमयंती, नलिनी या फिर पद्मावती, कौन है, तो नायिका कौन है, राजा नल तो नायक हो जाएंगे, तो दमयंती हो जाएगी इसमें नायिका। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इनका मिलान करना है, सही सही बताना है कि इनमें सही कौन से वाला है, तो ऑप्शन ए वाला ही हो जाएगा इसमें सही। जैसे सुबंधु है, सुबंधु की कौन सी है, वासुदत्ता, बाणभट्ट का कौन सा है, बाणभट्ट की हर्षचरितम है, दंडिका कौन सा है, काव्यादर्श है, दंडिका, दंडिका काव्यादर्श, और अंबिका दत्त व्यास शिवराज विजय, तो ऐसे इनका मिलान यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रीरम तावदिष्टार्थम विच्छिन्ना पदावली। अब ये लक्षण है यहाँ पर, तो किन का है परिभाषा, ये दंडी, मामठ, भामा या फिर आचार्य आनंदवर्धन की। तो ये जो यहाँ पर मानी गई है इसमें आचार्य जो दंडी हुए हैं, तो इनका था काव्यादर्श, और इसमें बताया था इन्होंने श्रीरम तावदिष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली। नेक्स्ट है वीरतासु विदासु अर्थ है बौद्धते अपरह, तो ये भी यहाँ पर लक्षण है, किन का है, तात्पर्य, लक्षणा, विदा या फिर व्यंजना का, तो किन का था ये, व्यंजना का, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट है अभिनेतागण जहाँ पर नाटक की उपयुक्त वेशभूषा को धारण करते हैं तो उसको कहा जाता है। अब उसको क्या कहा जाएगा, तो उसे पूर्वरंग जानंती का नेपथ्य या सौगंध क्या कहा जाता है, नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे जहाँ पर अपने कपड़े ड्रेस चेंज करते हैं, तो उसको जो है यहाँ पर ये कहा जाता है। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र जो इसमें नंदी से क्या मतलब है, नंदी देवता, मंगलाचरण, बैल या फिर पात्र से है, तो क्या है, मंगलाचरण। अगला क्वेश्चन है नल चंपू जो इसमें उच्छ्वास है। अब कितने उच्छ्वास है इसमें, अभी हमने बात की थी नल चंपू, तो इसमें 7 उच्छ्वास है, क्योंकि एग्जाम जो उसमें आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है।
त्रिविक्रम भट्ट की रचना कौन सी है? तो अब त्रिविक्रम भट्ट जैन की मदालसा चंपू है। रामायण चंपू ये भोजराज की है, और ये यशतीर्थ चंपू ये जैन सोमदेव सूरी जौन की है। ये सोमदेव सूरी, तो ये सोमदेव सूरी जैन की है। नेक्स्ट है कालिदास किस रीति के कवि माने गए हैं? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर, किस रीति के कवि हैं? वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली या लाटी रीति के? तो वैदर्भी रीति के। तो इसकी विशेषता ये होती है, इसमें मधुर शब्द होंगे, ललित रचना होगी, समासों का सर्वथा भाव होगा और कम समास पदों का प्रयोग होना। तो वैदर्भी रीति के कवि माने गए हैं। नेक्स्ट है कर्पूर मंजरी, जो इसमें भाषा थी। अब कर्पूर मंजरी की भाषा कौन सी है? तो शिलालेखीय प्राकृत इसको माना गया है, और 4 अंकों का षट्टक है। 4 अंकों का षट्टक नामक रूपक, तो षट्टक नामक रूपक है। और षट्टक की भाषा कौन सी होती है? प्राकृत, तो प्राकृत भाषा इसकी होती है। नेक्स्ट है प्रवेशक और विस्कंभक, इनका उल्लेख नहीं हुआ था मालती माधव मधुराक्षस रत्नावली या कर्पूर मंजरी में। तो प्रवेशक और विस्कंभक का उल्लेख नहीं हुआ था। अब नहीं हुआ था कहाँ पर? तो ये कर्पूर मंजरी में, राजशेखर के द्वारा जो रचित है कर्पूर मंजरी। तो इसमें कर्पूर मंजरी जो है ये भी 4 अंकों का षट्टक ही है, षट्टक नामक रूपक। इसमें जो नायक थे चंद्रपाल थे, और नायिका थी कर्पूर मंजरी। नायक इसमें धीर ललित प्रवृत्ति के हैं। 4 प्रकार के नायक होते हैं, कल वाली वीडियो में हमने आपको बताया था। नेक्स्ट आ जाता है प्रासंगिक कथा, जो दूर तक जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उसको? पता। तो पताका कहा जाता है। जैसे ये सुग्रीव वृत्तांत के बारे में हमने कल आपको बताया था, और प्रकृति बताया था जो थोड़ी सी होती है, जैसे सबरी वृत्तांत आया था वो। नेक्स्ट है प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है? कुमार संभव, चरित किरातार्जुनी या फिर जानकी हनन। तो प्राचीनतम कौन सा है इनमें? तो ये जो कुमार संभव जो यहाँ पर आया है, इसी को प्राचीनतम यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, इनमें से रूपक प्राचीनतम है। अब इनमें कौन सा रूपक है जो प्राचीनतम है? अब इनकी बात करें तो ये जो यहाँ पर इसमें मृच्छकटिकम जो आया है, इसी को ही प्राचीनतम इसमें माना गया है। अगला क्वेश्चन है शंकराचार्य। शंकराचार्य जो इनके गुरु के गुरु थे, गोविंदपाद, बादरायण, गौड़पाद या वाचस्पति मिश्र। शंकराचार्य के गुरु के गुरु तो कौन थे? गौड़पाद थे, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिए गए हैं। तो शंकराचार्य गौड़पाद के शिष्य, शंकराचार्य गौड़पाद के शिष्य श्री गोविंदपाद के शिष्य थे, मतलब गुरु के गुरु। तो इस प्रकार से गौड़पाद शंकराचार्य के परम गुरु हो गए। और इन्होंने ये जो मंडूक्य कारिका जो थी शंकराचार्य, तो इन्होंने इसमें बतलाया भी था अपने बारे में कि यह तम पूज्य अभिपूज्यम परम गुरुम अमुम पाद पादई अस्मि, मतलब उन पूज्य के भी पूज्य परम गुरु श्री आचार्य गौड़पाद को उनके चरणों में पढ़कर मैं नमस्कार करता हूँ। नेक्स्ट है साहित्य की सभी विधाओं में से सर्वाधिक रम्यतापूर्ण विधा महाकाव्य, कथा, गीति काव्य या फिर नाटक है। तो कौन सी है साहित्य की सभी विधाओं में सबसे अधिक जो रम्यतापूर्ण विधा? और ये माना गया है नाटक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है? तो भवभूति की एक रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? तो ये जो प्रतिमा नाटक है ये वाले, क्योंकि भास ने जो 13 नाटक लिखे थे तो उसमें आ जाती है। अब इनके 3 नाटक थे, उत्तरामचरितम, महावीर चरितम और मारुति माधव। करुणरस का कवि इनको माना गया है। अगला क्वेश्चन है बाणभट्ट की शैली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इनकी शैली काव्य संमित, उपदेश के सरस शैली है, अलंकार प्रधान है, दोनों का सम्मिश्रण है, या कोई सी भी
नहीं है। तो कौन सी है यहाँ पर ये? अब इसमें जो है ऑप्शन बी को माना गया है, मतलब अलंकार प्रधान शैली है और पंचाली शैली के लिए जान जाते हैं इनको। नेक्स्ट है, आधुनिक गीत में कौन सा एक रूपक नहीं है? अब यहाँ पर जो एक रूपक नहीं है वो कौन से वाला है? तो ये वाला मुद्राक्षसम, तो यही नहीं है। तो मुद्राक्षस जो है इसकी बात करें तो ये 7 अंकों में है। आधार ग्रंथ इसका विष्णु पुराण है। वीररस हो जाएगा इसमें। नायक इसमें चाणक्य है। प्रतिनायक के रूप में यही थे राक्षस। बाकी और सारे जाइए रूपक जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है वासुदत्ता से। वासुदत्ता किन किया? वासव कवि, दंडी, सुबंधु या बाणभट्ट? तो वासुदत्ता के रचयिता कौन थे? तो सुबंधु इनकी है वासुदत्ता। नेक्स्ट है, जिस नायिका का नायक दूर देश में किसी प्रयोजन से रहता हो तो उस नायिका को कहा जाएगा स्वाधीन पति का, कलहांतरितर, अभिसारिका या प्रोचित प्रिया? तो जिस नायिका का नायक दूर देश में किसी प्रयोजन से रहता हो तो उस नायिका को कहा जाता है तो प्रोसित प्रिया उसे कहा जाएगा। अब नायिकाओं की अगर हम बात करें, नायिकाएं जो है अवस्था भेद से 8 प्रकार की मानी गई है। अब जैसे जिस नायिका का नायक देश में रहता हो तो प्रोसित प्रिया कहा जाता है उसको। तो कौन कौन सी 8? स्वाधीन पति को हो गई जैसे, एक तो यही, एक वासक सज्जा है, विरह उत्कंठिता, खंडिता, कलह अंतरिता, विप्रलब्धा, प्रोसित प्रिया और अभिसारिका। तो ऐसे जाइए 8 मानी गई थी, तो 8 होती है। नेक्स्ट है, नाटक में किस पात्र के द्वारा मुंह फेर कर दूसरे व्यक्ति से रहस्यात्मक बात की जाती है? जनांतिक, अपवारित, आकाशवाचित या आकाश्य है? तो उसे क्या कहा जाता है? जहाँ पर मुंह फेर कर दूसरे से बात होगी तो उसको अपवारित कहा जाएगा, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। ये भी आचार्य जो धनंजय ने अपने 10 रूपक में इनके बारे में बतलाया था कि रहस्यम कथ्यते अन्यस्य परावृतम अपवारितम, मतलब जहाँ किसी पात्र के द्वारा मुंह फेर कर दूसरे व्यक्ति से कोई गुप्त बात कही जाती है। तो जैसे अब कई व्यक्ति खड़े होते हैं पास में 4-5 और एक दूसरे से बात करनी है, कुछ जरूरी बात है, तो वो क्या है थोड़ा सा मुंह फेर कर उनसे बात कर लेते हैं ताकि उनको जो बात हो सुनाई न दे। नेक्स्ट आ जाता है गोविंद ठाकुर। ये एक काव्य के रचनाकार है, काव्य प्रकाश के टीकाकार है, महाकवि या खंड विजय के रचयिता है। तो यहाँ पर जो है ये गोविंद ठाकुर कौन है? गोविंद ठाकुर जो ये है काव्य प्रकाश के टीकाकार। काव्य प्रकाश के ऊपर एक टीका लिखी थी इन्होंने, काव्य प्रदीप, ये वाली है। नाम से भी आप याद रख सकते हैं, दोनों में काव्य ही है, काव्य प्रदीप। तो ये टीका है काव्य प्रदीप, मिथिला के रहने वाले माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत वाङ्मय में सर्वप्रथम गद्य का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ था? ऋग्वेद में, कादम्बरी में, यजुर्वेद या फिर हर्षवेद में? तो किस में हुआ था? और ये माना गया है यजुर्वेद में। 4 वेद होते हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद। यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ है, शुक्ल और कृष्ण में। अगला क्वेश्चन है, भासते प्रतिभासार रसाभाता इताविभा भावित आत्मा शुभावादे देवाभा बत ते सभा नामक पद्य में चित्रबद्ध है, खड़, सर्वतबद्धर पद्य है या मूरजबद्ध? तो इसमें जो है पद्यबंध जो है इसको माना गया है, तो ऑप्शन डी वाला इसको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाटक में स्वगतम का मतलब क्या है? एक आत्मगतम पढ़ा था हमने, एक स्वगतम है, तो इसका मतलब भी वही है सेम, श्राव्य जो दूसरों को बताने योग्य बात नहीं होती। सर्व श्राव्य क्या है? इसे प्रकाश से माना जाता है, मतलब नाट्य शास्त्र जो है नाट्य धर्म, तो नाट्य धर्म के अनुसार वस्तु के 3 भेद है, सर्व श्राव्य, एक तो यही है सर्व श्राव्य, एक
नियत स्वभाव्य और एक अस्वभाव्य। और यह स्वभाव्य जो इसे स्वगत के नाम से भी पुकारते हैं, मतलब जहाँ पर किसी को कोई बात बताई नहीं जाती तो उसे कह देते हैं स्वगतम, मतलब अपने मन में। नेक्स्ट है, नाटक के मंगलाचरण को कहा जाता है मंगल शासन नंदी, नंदिताकरण या वेद है तवत। अब मंगलाचरण जो है, नाटक का जो मंगलाचरण है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको, नंदी। तो इस प्रकार से जो हमारी जी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए इस आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।